अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। डिस्कशन करेंगे आज अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी रही है 6 महीने 1 साल के दौरान, इसके ऊपर एक तज्जियाती रिपोर्ट शाये की है जिसमें पाकिस्तान का जो 1 साल है इसको सिफारती एतबार से सुनहरी साल कहा गया है, गोल्डन ईयर डिप्लोमेसी के एतबार से पाकिस्तान के लिए रहा, ये कहा गया है। और इसमें पाकिस्तान के लिए जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, पाकिस्तान की कामयाबियों को मोज़ाती, हैरानकुन और बहुत ही दिलचस्प करार दिया गया है। मेंशन की गई है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आना, सर्द महरी के बाद एक नई इसमें जान आ जाना, फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा था उसको बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है इस सारी की सारी अचीवमेंट्स में। तुर्की, ईरान, चीन, बांग्लादेश, मलेशिया में जो पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को वुसअत दी है और एक नई जहत दी है, इसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान का नया डिप्लोमेटिक स्टाइल है, इसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा किया गया है और इसको हेनरी किसिंजर का जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है उससे तशबीह दी गई है। अब ये सारी की सारी पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं, ख़ासकर 1 साल में हमने देखा है कि दुनिया ने इसका इतराफ़ किया है और एकदम से नुमाया पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिक अहमियत मिली है। माजी के एतबार में बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। 2 सवाल, इसको सस्टेन करने के लिए, इसको मज़ीद इसी पोजीशन में पाकिस्तान को रखने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, ये अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे। और फिर ये जो पाकिस्तान का नया डिप्लोमेटिक स्टाइल है, इसके पीछे क्या है, क्या कोई वेल थॉट प्रोसेस है या फिर ये एक्सीडेंटली हो गया, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ताकत की राहदारियों में बड़ा आपका आना जाना भी, ये जो 1 साल के दौरान एक हमने शिफ्ट देखा और पाकिस्तान को सिफारती महाज पर एक बड़ी कंफर्टेबल और बल्कि उससे बढ़कर पोजीशन मिली है, जहां पर पाकिस्तान को एक अहम स्टेक होल्डर की तरह से देखा जा रहा है, एज अपोज टू वो पोजीशन जो 1 साल पहले थी, जहां पर पाकिस्तान के बारे में होता था ना 3 में ना 13 में। क्या समझते हैं इसके पीछे बुनियादी जुज़्व क्या रहा और अब आगे क्या सोच पाई जाती है इस्लामाबाद में इसको बरकरार रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल तजावीज़ भी। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये थी कि इस्लामी दुनिया में भी पाकिस्तान अपनी अहमियत और वो जो एक कभी ग्लोरी होती थी हमारी, वो खो चुका था। और बाकी सारी दुनिया में हमारी जो है वो बातें होती थी कि ये कब दिवालिया हो रहे हैं और क्या इनकी IMF की किस्त मंजूर होगी या नहीं। कहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो IMF से किस्त के लिए दरख्वास्त करता था और वो तस्लीम नहीं होती थी, और कहाँ हम अब बैनुल-अक़वामी स्टेज के ऊपर मरकज़ निगाह बने हुए हैं। वाकई ये हैरान कुन भी है, मोज़ाती भी है और एकदम इसमें जो है एक बहुत बड़ा जंप आया है। और बिला वजह नहीं होगा अगर हम ये कहें कि मई में जो पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ उसमें एक बूस्ट मिला पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी माइट है उसको उन्होंने देखा और पाकिस्तान ने हैरान किया पूरी दुनिया को। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बाद पाकिस्तान ने बिलाशुबा ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमारी जो क़यादत थी उसने अपने कार्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और जो एक विंडो हमारे लिए खुली उसके अंदर हम अपना रूम जो है वो बढ़ाते चले गए, अपने दोस्तों को बढ़ाते चले गए, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर हम जो है वो अपना जो स्टेचर था उसको हम बहुत आगे ले गए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है दुनिया में, आज जो हमारी कदर है, इसको हम बरकरार कैसे रखें। तो देखें, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो इससे पहले पाकिस्तान का जिक्र होता था टेररिज्म के हवाले से, पाकिस्तान का जिक्र होता था दिवालिया होने के हवाले से, कमज़ोर इकॉनमी के हवाले से। तो यकीनन आज भी वही चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अगर हमने दुनिया में अपनी हैसियत को, अहमियत को बरकरार रखना है तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है वो इकॉनमी के महाज के ऊपर है। पाकिस्तान को इस जितने भी हमें ये मौक़े मिल रहे हैं इसमें हमें एक सबसे पहले तो एक कसीरुल जहती एक इकनॉमिक पॉलिसी जो है उसको फॉर्म करना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय में अगर हमारा पहला गोल ये हो कि कम अज़ कम
1 ट्रिलियन की इकॉनमी हम पाकिस्तान को बनाने के लिए सर तोड़ कोशिश करें, जो कि अभी हम आधे ट्रिलियन से भी कम हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक मस्बत समत की तरफ हमारा सफ़र जो है वो शुरू होगा। देखें, ख़ित्ते में इंडिया जो है उसकी जो इकॉनमी है वो 4 ट्रिलियन से ऊपर है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है जापान को पीछे छोड़ के। 2028 तक उनका टारगेट है कि 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। अगर हम पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन की इकॉनमी के ऊपर ले जाते हैं, उसमें सारे फिर मैज़ आ जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ जाती है, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री, ये सारा कुछ उससे मशरूत है। अगर हम अपने टारगेट को 1 ट्रिलियन का टारगेट हम रखें कि 1 साल में हम पाकिस्तान की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन से ऊपर लेकर जाना हमारा टारगेट हो, तो यकीनन हम अपनी बहुत सारी सम जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो क्या है कि हमें सफारतकारी के अंदर भी एक तवाज़न रखना पड़ेगा। देखें, इस वक्त आज पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनमें इंडिया, उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, ठीक है, और इन दोनों के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया जानती है। आज हमारा दोस्त सऊदीया भी है, तुर्की भी है, लेकिन उनके दरमियान भी एक थोड़ा सा तनाव होता है। तो एक मुतवाज़न जो हमारी खारजा पॉलिसी होगी वही पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगी। अगर हम अपना वज़न जो है अनबैलेंस तरीके से बैनुल-अक़वामी ताकतों के पलड़े में डालेंगे तो यकीनन हमें किसी एक साइड से सरदमोहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो मतवाज़न जो पॉलिसी होगी एक वो भी चाहिए होगी इकॉनमी के साथ। और अगर मैं शॉर्टकट में एक तीसरा भी जो बड़ा अहम फैक्टर है वो है दाखिली इस्तेहकाम का, कि पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली इस्तेहकाम है, जो अमन अमान से मशरूत है, दहशतगर्दी के ख़ात्मे से मशरूत है, यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है, अगर ये तीसरा गोल भी पाकिस्तान हासिल कर लेता है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है ये लंबे अरसे तक हम बरकरार रख सकते हैं। एजाज सैयद साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा, कैसेंजर डिप्लोमेटिक स्टाइल से तशबीह दी जा रही है पाकिस्तान की जो सिफारती 6 महीने के अंदर कामयाबियाँ रही हैं या उसका स्टाइल रहा है, उसको इसको थोड़ा हमारे लिए एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जो आम इस तरह में कैसेंजर के स्टाइल को तो रियल पॉलिटिक्स या पावर बेस्ड पॉलिटिक्स के मानों में लिया जाता है, क्या आप समझते हैं ये एक सोची समझी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, ये एक शिफ्ट है, या फिर क्योंकि जैसे अभी कह रहे थे आसिफ साहब, एक बूस्ट मिला पाकिस्तान को, उस वेव को कैश कर रहा है, और ऑब्वियसली अगर ऐसा है एक वेव के ऊपर राइड कर रहा है तो उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं अब हम? देखिए, इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो हालात भी कुछ इस तरह से आए, और दूसरा पाकिस्तान ने उन हालात में जिस तरीके से रिएक्ट किया, ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं। हालात अहम होते हैं, लेकिन हालात में जो कौमें मौसर तरीके से रिएक्ट करती हैं, जो मुल्क मौसर तरीके से रिएक्ट करते हैं, लोग, दुनिया उनकी इज्जत करती है। पहलगाम का जब वाकया हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद एक फिजा बनी, और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जारियत की गई, और पाकिस्तान ने अपने करीबी तरीन मौसर जो ममालिक थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान रिएक्ट ना करे, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले बताया कि हिंदुस्तान जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयां करेगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नहीं करेगा, कुछ उन ठिकानों के ऊपर करेगा जिसे हिंदुस्तान समझता है कि अस्करियत पसंदों के ठिकाने हैं। तो एक ताकतवर मुल्क है, उसके वजीर खारजा भी यहाँ पर आए, और उसके सरबराह ने भी कॉल की पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि देखिए, गजा हमारे पास पहले ही है, आपने जवाब नहीं देना। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि देखिए, हम जवाब तो हर सूरत में देंगे क्योंकि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। और फिर उधर से कहा गया कि देखें, आप जब आपको कोई पैसों की जरूरत पड़ती है, मईशत का मामला पड़ता है, तो आप हमारी तरफ ही आते हैं। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया कि देखिए, हम जवाब हर सूरत में इनको देंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी जैसी भी सूरत हाल हुई, हम आपके पास नहीं आएंगे। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि जब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम अपनी इज्जत के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपने राइट के लिए खड़े होंगे। और फिर बाद में ना सिर्फ ये कि वो खड़े हुए, वहां पर इंटरनेशनल प्रेशर को इग्नोर किया, बल्कि उस प्रेशर को इग्नोर करने के बाद जब जारियत हुई पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने
तमाम मुसल्लह अफवाज ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से आप सब देखिए कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही इज्जत से नहीं लिया जाने लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही पाकिस्तान से इंप्रेस नहीं हुए। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के रेफरेंस दिया जाने लगा, नेपाल में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जाने लगा, मालदीव्स में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जाने लगा, और तो और ईरान जिससे माजी में हमारी कुछ अच्छे बुरे ताल्लुकात रहते थे, ईरान से हमारा ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हुआ। उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं। तो ये जो मई का महीना था, दैट प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। और हमने, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर डिप्लोमेसी के इंडेक्स देखें तो क्या होता है इंडेक्स, कि जी आपके पड़ोसियों से रीजन में कैसे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान से हमारी अभी झड़प हुई है, हिंदुस्तान से हमारी एक लिमिटेड लड़ाई भी हुई है, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, हम ईरान से उस तरीके से तिजारत नहीं कर पाते। चीन हमारा अलबत्ता दोस्त है और हर वेदर का दोस्त है, हर मौसम का दोस्त है। तो अगर देखा जाए तो खित्ते में या हमारे पड़ोस में 4 में से 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई भी हुई है। बल्कि अगर ईरान को भी शामिल करें, 2024 जनवरी में हमारा उनसे भी थोड़ी एक तलखी हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि आलमी सतह पर आपको किस नजर से देखा जा रहा है। नेतन्याहू के बारे में शर्म शेख में मैं पहले भी शायद मैंने बात की थी कि शर्म शेख में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना था, अमेरिकी सदर के साथ आना था। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, हम उन्हें डोमेस्टिकली जितना मर्जी तनकीद करें, लेकिन एक रोल अदा किया जिसको एक्नॉलेज किया गया आलमी सतह के ऊपर। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को कहता है कि देखिए ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब करके नेतन्याहू से के साथ आए और शर्म शेख में हम सब लोगों से हाथ मिलाएं, तो ये मैसेज बड़ा बुरा जाएगा। फिर कन्वे किया गया। तो ये पाकिस्तान की जो इज्जत और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की सक्सेस की बात है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उससे जो हमने परफॉर्म किया मई के महीने में। हम आलमी सतह पर, रीजनल सतह पर हमें तस्लीम किया जा चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज, हम सारे जमाने की जंगें जीत चुके हैं, ठीक है। यानी आप एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त दिफा और दिफाई सलाहियतों के ऊपर दुनिया ज्यादा इम्प्रेस्ड है एज अपोज टू हमारा जो डिप्लोमेसी स्टाइल है वो उसको एक बूस्ट मिला सिर्फ दिफाई जो सारी मामलात थे उसकी वजह से। देखिए, जब आप सलाहियत दिखाते हैं, जब आप अपना मसल दिखाते हैं, 2-3 चीजें होती हैं। एक चीज है कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, वसाइल ज्यादा हैं। आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट ऑन काउंटर सवाल ऑन दिस एक्चुअली, लेकिन मैं चाहूंगी मैं सवाल पूछने से पहले जरा बाकी अपने तज्जियाकारों की राय जान लूं, फिर उसके बाद हो सकता है उसी में से कोई सवाल निकल आए और आगे वो भी आपसे बात करना चाहें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर सेइंग। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं ये जो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं, और फिर तजावीज़ खास तौर पर हमें प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एक तो इनकरेजिंग ईयर कहूँगा मैं इसको, सुनहरी दौर उनका अपना फॉरेन पॉलिसी का अपना देखने का अंदाज़ हो सकता है, लेकिन इनकरेजिंग ईयर है। अब पाकिस्तान इसको आगे लेके कैसे चल सकता है, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए, किसी भी मुल्क का जो जनरल इंडेक्स है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये हमें देखना है। हमने हमारे पासपोर्ट की अहमियत के बारे में बहुत कहा जाता है कि पासपोर्ट का हमारा इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ हमें सूरत हाल बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। असल चीज़ ये कि इसको किस तरह आप सस्टेन कर सकते हैं। जो आपके ताल्लुकात बेहतर अमेरिका के साथ बहुत बेहतर हुए हैं, उनको आप, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात बेहतर होना 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म में क्या, ज़ाहिर है आगे चल के ज़रूरी थोड़ी है कि हम डोनाल्ड ट्रंप ही सदर रहें, तो क्या अमेरिका के ताल्लुकात में वो जो इस वक्त आपकी एक हमें लगता है कि बहुत गर्मजोशी है, क्या वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। वीज़ावी अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में किस हद तक जो इस वक्त सर्दमौली नज़र आ रही है उसमें किस हद तक तब्दील होगी। क्योंकि जब आप डिप्लोमेसी के महाज पे देखते हैं तो सिर्फ आप ये नहीं देखते कि आपके क्या कारनामे हैं, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आप ये भी देखते हैं कि जहाँ दूसरे आपके पड़ोसी मुल्क हैं
उनके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपकी बहुत बड़ी, जैसे सऊदी अरब से आपका एक मुआहदा हुआ, हालांकि कोई इस तरह नहीं है कि पहले कभी आपके सऊदी अरब से कोई टेंशन थी आपकी, पहले भी सऊदी अरब आपका एक ट्रस्टेड जो है अलाई रहा है, जिस तरह चाइना रहा है उसमें। तो आपका टर्निंग पॉइंट जो था वो क्या था, वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत बढ़ गई है। उसमें एक तो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप देखें, जब तालिबान की जब से वहाँ हुकूमत बनी, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी है उसमें पाकिस्तान की अहमियत, फिर पाकिस्तान और चाइना की में ताल्लुकात में और वसी जो आई है, वो हम जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें ये नज़र आया कि हाँ, स्ट्रेटजिकली और दिफाई महाज पे हम बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारी अहमियत बढ़ी है। लेकिन क्या सिर्फ दिफाई महाज पे अहमियत बढ़ने से किसी मुल्क की जो है, किसी मुल्क का इंडेक्स जज किया जा सकता है? हमें देखना पड़ेगा कि हम जब तक आप इंटरनली मजबूत नहीं होंगे, जब तक डोमेस्टिकली मजबूत नहीं होंगे, जब तक इकनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे, जब का, क्योंकि आपके बाकी इंडेक्स जो है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। आपकी मीडिया फ्रीडम की सूरत हाल अच्छी नहीं है, आपकी ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप लोगों को, क्या आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए हैं, क्या आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई है? वहाँ हमें नज़र ये आता है कि वहाँ हमें कोई बहुत कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन इस साल जो आपको कामयाबियाँ हासिल हुई हैं उसको आप इन फ्रंट्स पे कैसे आगे ले जा सकते हैं? आप अपने आप को मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स पे कितना इम्प्रूव कर सकते हैं? आप टेररिज्म के हवाले से कितना इम्प्रूव कर सकते हैं कि ताकि दुनिया को आप ये बता सकें कि पाकिस्तान अब टेरर फ्री कंट्री है? आप जो है इकनॉमिक महाज पे कितना सस्टेन कर सकते हैं ताकि दुनिया पे आपका इन्हिसार कम से कम होता चला जाए? ये वो महाज हैं जो जहां आपको ये इंकरेजमेंट मिली है। अगर आप इन महाजों को आगे लेकर इसके साथ जोड़ते हुए चलते हैं तब तो आपको आइंदा साल जो है आपका और बेहतर हो सकता है। वरना ये ताल्लुकात तो फ़र्ज़ करें रूस और अमेरिका के यूक्रेन के मामले पे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जंग होती है या क्या सूरत हाल बनती है, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात एकदम बेहतर हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? इन सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल में जो आपको एक इनकरेजमेंट मिली है, जो इनकरेजिंग साल आपका रहा है, ये इसको आप अपने इन महाजों पे जहां हम जनरली कमज़ोर नज़र आते हैं उसको आप उन चीज़ों को अगर आप मजबूत करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, यानी आप फिर इसका बेनिफिट हम हकीकी मानों में ले सकते हैं, वरना फिर आगे जाके ले सकते हैं, हकीकी मानों में आप ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स आपका बेहतर हुआ है, आपका ह्यूमन राइट्स इंडेक्स बेहतर हुआ है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए। जब आप इन महाजों पर देखेंगे और इनको आप बेहतर करेंगे और उनसे जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हम एक बेहतर और सुनहरी दौर की जानिब रवा दवा हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या मुशाहिदा रहा? क्या आप समझते हैं कि इस बार जो सिफारती महाज के ऊपर इक़दामात उठाए गए वो मुख्तलिफ थे, मुनफरिद थे? और दूसरा, अब इसको आगे किस तरह से बरकरार रखा जाए? मैडम शेख, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि हम ना 3 में थे ना 13 में थे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी, मायूसी थी। और आपने बिल्कुल ये भी ठीक कहा अपने इंट्रो में कि मोजज़ाती कामयाबियां हैं, हैरान कुन कामयाबियां हैं। और इन दोनों को अगर मैं एक लफ्ज़ में समाऊं तो वो है अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का फ़ज़ल। अल्लाह ने बड़ा ख़ास फ़ज़ल किया हम पर, अल्लाह ने बड़ा ख़ास करम किया हम पर, अल्लाह ने हमारी मदद की, गायबी मदद हमें मिली एक तरह से, और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ इस अल्लाह के फ़ज़ल का बड़ा किरदार है। और आज सूरत हाल ये है कि अमरीकी जरीदा फ़ॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि पाकिस्तान ख़ित्ते का फ़ातिह है और भारत को 25 साला मेहनत और सफारती एतमाद के ज़िया का ख़तरा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैडम शेख कि पाकिस्तान अपने खोए हुए मकाम की तरफ बढ़ रहा है, पहुंचा नहीं है, बढ़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि ट्रंप साहब हमारे एजाज़ में लंच रख रहे हैं और ट्रंप साहब मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
अमेरिका हमें अपना पार्टनर कह रहा है, चीन से ताल्लुकात हमारे मजबूत से मजबूत लग रहे हैं, और बड़ा अहम मौका है कि रूस से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से भी बर्फ़ पिघली है, और हम बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के करीब हैं। सऊदी अरब हमारा दिफाई पार्टनर है। कतर यूएई ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेश और हम करीब आ रहे हैं, और भारत जो इस खित्ते का चौधरी था उसको हमने फेंटी लगा दी है, और इस वक्त खित्ते में अल्लाह के फजल से हम लीडिंग रोल पर हैं। अब करना क्या चाहिए मैडम शेख? कामयाबियों का ये सफ़र कैसे जारी रह सकता है? एक पहली बात तो यही कि सफारतकारी एग्रेसिव होनी चाहिए, फ़ाल होनी चाहिए और फ्रंट फुट पे होनी चाहिए। दूसरा, जो सारे मुल्कों की रीढ़ की हड्डी होता है और जिसमें हम अभी तक ज़मीन में धंसे हुए हैं, वो है मईशत। मईशत बुरान हल करें, कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करें, IMF से छुटकारा पाएँ, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में कमी का सोचें। आबादी बम हर साल, मैडम शेख आज मैं पढ़ रहा था कि हर साल हम न्यूजीलैंड जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं, तो आबादी बम हमें खाई जा रहा है, ये फटने के करीब है। खसारा ज़दा इदारों से जान छुड़ानी चाहिए और अपना हाउस इन आर्डर करें। सरहदों पर अमन हो, वफाक और सूबे एक पेज पर हों, और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, नफ़रतें तकसीम ना हों, दहशत गर्दी जो हमें इस वक्त फिर एक मरतबा सर उठाया हुआ है उसका ख़ात्मा हो, और अमन व अमान बेहतर हो। मैडम शेख, बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं, जिसमें एक तो मैंने आबादी बम का, एक हुकूमती अखराजात का, दूसरा खसारा ज़दा इदारा का। हमारा पासपोर्ट चौथा बदतरीन पासपोर्ट क्यों है? कभी इस पे कभी हुकूमत बोली है या उसने हमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करने वाली हैं? 50% हमारे लोग गुर्बत की लकीर के नीचे क्यों हैं? IMF की ग़ुलामी पर हम क्यों मजबूर हैं? मईशत बदतरीन क्यों है? 8,000 अरब कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए कर्ज़े। सरमायाकारी क्यों नहीं है उतनी जितनी बताई जाती है? सरमायाकारी कैसे आएगी? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो सरमायाकारी आएगी, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा तो सरमायाकारी आएगी, और बिज़नेस फ्री या बिज़नेस का आइडियल माहौल बनाया जाएगा तो सरमायाकारी आएगी। महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है मैडम शेख, दहशत गर्दी हमें खा रही है, सियासी अदम इस्तेकाम हमें खा रहा है, और फिर इस तरफ भी तवज्जो दें। अदलिया, मीडिया, बुनियादी इंसानी हकूक़, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर खित्ते में या पूरी दुनिया में मुल्क को कोई रैंकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों में हम बदतरीन सतह पे हैं, शर्मनाक सतह पे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम तवज्जो ही नहीं दे रहे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैडम शेख कि जो हमारी थोड़ी सी तवज्जो से इम्प्रूव हो सकती हैं। थोड़ी सी अपनी अनाएँ, थोड़ी सी अपने ज़िद्दें, थोड़ी सी अपने झगड़े कम कर लें। पाकिस्तान की खातिर अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कल था उससे आज हमारा बेहतर है, लेकिन क्या हमारे आज से हमारा आने वाला कल बेहतर होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के लिए हम सारों को, जो सारे हैं, कोई भी यानी किसी पार्टी का है, जिस पार्टी का नहीं है, सारों को एक छतरी तले जमा होना होगा, वरना ये जो समर है, ये जो फल है, ये जो मेहनत है, ये जो कामयाबियां हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ये रायगाएं ना जाएं। आई होप बेटर सेंस प्रिवेल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। मयर साहब ने भी अभी कहा, आपने भी भट्टी साहब उसको अपने तरीके में, अपने अल्फाज में उसको ढाला। एजाज साहब, ये जो हमने देखा पाकिस्तान ने एक साल में किया, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। हमने इसकी कुछ ना कुछ शक्ल पहले भी देखी है। पुलवामा में पाकिस्तान का एक बड़प्पन का स्टांस सामने आना हो, अमेरिका को फैसिलिटेट करना हो अफ़गानिस्तान के मामले पे, और फिर ऑब्वियसली जिस तरह से हमने यहाँ से उनकी दहशतगर्दी के मामले में मदद की वो हो, फिर जनरली रिलेशंस दुनिया से पाकिस्तान के पहले भी बहुत बुरे नहीं थे। पाकिस्तान किसी ना किसी तरह अच्छा कर ही रहा था, बट इस दफ़ा वो क्या फैक्टर था आपके ख्याल में विच वॉज डिफरेंट? क्या खाली हम इसको दिफा की वेव कह सकते हैं?
बिकॉज द काउंटर सवाल वाज पहले भी तो इसी तरह की चीज़ें होती थी या कमोबेश पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज पे दिफा के महाज पे बेहतरी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान उसको उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो क्या ये नहीं कहना चाहिए कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने अपने सिफारती कार्ड्स भी दुरुस्त खेले? देखिए, सिफारती कार्ड्स तो दुरुस्त खेले, लेकिन उसी वक्त दुरुस्त खेले जिस वक्त हमने अपने ऊपर होने वाली जारियत का जवाब दिया। आपको याद होगा 2019 में भी हम पर जारियत हुई थी, पाकिस्तान पर अटैक हुए थे, हमने हिंदुस्तान का एक पायलट भी पकड़ लिया था, पुलवामा, लेकिन हमने वापस कर दिया था। हमने जवाब नहीं दिया था, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया था। इस दफा हमने पहली दफा रिएक्ट किया है। सर, हमने भी उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनको निशाना बनाया था। नहीं, लेकिन हमने देखिए, जिस वक्त उनके जहाज का पायलट यहाँ पर गिर गया तो होना तो ये चाहिए था कि हम उसके ऊपर रिएक्ट करते जिस तरीके से हमने अभी रिएक्ट किया है। हमने अभी तो बड़ा डिफरेंट रिएक्ट किया है। उनका जो जहाज था वो हमारे टारगेट पे भी था, हमने नहीं गिराया एट दैट टाइम। तो अगर हम गिरा देते तो एक डिफरेंट एक सिचुएशन होती। गो के उस वक्त का फैसला शायद वो ठीक था, लेकिन एक बात जो है ना, देखें, मैं बात कह रहा था, वो बात आगे चलेगी। 2-3 बातें अहम होती है। एक तो ये, आपके पास वसाइल बहुत ज्यादा हो, वसाइल हो तो दुनिया आपकी तरफ आती है, दुनिया ने अपने आप को रेलेवेंट रखना है, तिजारत करनी है। दूसरी ये है कि आपके पास प्रोडक्शन हो। हमारे पास वसाइल भी नहीं है और प्रोडक्शन भी कोई नहीं है। हम ज़रई मुल्क के लाते हैं और गंदम मंगवाते हैं बाहर से, कपास मंगवाते हैं बाहर से, सारी चीजें हमारी ज्यादातर इंपोर्ट हो रही हैं। तो ना वसाइल है ना पैदावार है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात होती है जुर्रत, कि आपने किसी मौके पे बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया तो लोग उसको भी इज्जत से देखते हैं। तो हमने बहादुरी और जुर्रत की वजह से अपनी इज्जत बनाई है। ये सस्टेनेबिलिटी उस वक्त आएगी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैदावार के एतबार से, दाखिली इस्तेहकाम के हवाले से। मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसी से लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ है, उसी से टेररिज्म जुड़ा हुआ है। ये जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, सर, आई गेट योर पॉइंट। आई गेट योर पॉइंट। मैं साहब और भट्टी साहब कुछ ऐड। मैं साहब, देखिए, आपका जो सबसे ज़्यादा आपको इस लिहाज से क्रेडिट दिया गया वो ये कि आपने रिएक्ट किया, आपने एक्ट नहीं किया। आपका मैच्योर्ड और मेजर्ड, बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स था। आपने एकदम आउटराइट जंग पे नहीं चले गए। आपने वही टारगेट किए। आपको अंदाज़ा था कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स था वो मैच्योर्ड था, वो टारगेटेड था। सर, वैसे मैच्योर तो उस वक्त भी था, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात करे थे अभिनंदन की वापसी वाली। ये स्केल बड़ी थी ना, ये स्केल उसके मुकाबले में बड़ी थी। ये स्केल बड़ी थी और इसमें ऑलमोस्ट आप एक जंग की तरफ जा चुके थे, एक मुकम्मल जंग की तरफ जा चुके थे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने उतना ही रिस्पॉन्स किया, उतना ही रिएक्ट किया जितना एक्ट किया गया। और इसी तरीके से जो अब आपको ये अंदाज़ा है कि अगर मुल्क से इंतहा पसंदी ख़त्म होती है, मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होती है, तो जो पाकिस्तान का एक इमेज पिछले 20-25 साल से बन गया, उस इमेज को दूर कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर हो सकती हैं। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, ज़रा वक्त हमें जल्दी से आगे बढ़। भट्टी साहब। मैडम शेख, एहतराम के साथ एजाज़ भाई के, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारे पास बहुत वसाइल हैं। हमारे मादनी ज़ख़ायर ही अगर सही तरह से उनको लूप में लाया जाए तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मसला क्या है? मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए ज़राअत के लिए, हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम कर सकती है। हमारे पास क्या नहीं है? समंदर हैं, दरिया हैं, रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं। हमारे पास तो हम तो वसाइल से भरे पड़े हैं। बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, बदनीति, गलत फैसले, कोई पॉलिसी या विजन का ना होना जो हमें मरवा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है कि दहशतगर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर है और बाहर के सरमायाकारी नहीं आ रही, लेकिन अगर हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लें, जो अपने पास है उसको ही सही तरह से लूप में ले आए, तो बहुत सिचुएशन बदल सकती है। आई थिंक एजाज साहब ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात की वो उसको कवर करता है, राइट?
वो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स देखें ना, उसी से जुड़ी हुई है। आपके पास वसाइल हैं तो क्या आप वसाइल निकाल सकते हैं, या बाहर किसी को कह सकते हैं कि आए वसाइल निकालें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स। अच्छा, आसिफ भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखें, मैं बसद एहतराम मज़हर अब्बास साहब से और इरशाद भट्टी साहब से एक स्लाइटली थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, इंसानी हुकूक का जो इंडेक्स है, वो मैं ख़ुद इसका हामी हूँ कि ये बेहतर होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये ज़वाल का शिकार है। लेकिन हमारे पड़ोस में और दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इवन चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, और अब अमेरिका में भी मीडिया की आज़ादी और ये सारी चीज़ें ज़वाल की तरफ जा रही हैं। लेकिन इन मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है पूरी दुनिया में, वो मुसल्लम है। बुनियादी तौर पे जो दो चीज़ें हैं, सबसे बुनियाद आपकी, और इस्टेब्लिश हुआ रशिया के केस में कि अगर इकॉनमी नहीं थी तो जो सिक्योरिटी माइट थी उसके बावजूद वो पीछे चले गए। तो सबसे बुनियादी चीज़ इकॉनमी और उसके साथ आपकी जो मिलिट्री माइट है, ये दो चीज़ें हैं आपको दुनिया पूरी में रेलिवेंट बनाने की। और क्या ये अच्छा हो कि इसके साथ आपका जो इंटरनल इंसानी हुकूक का इंडेक्स है, मीडिया की आज़ादी का इंडेक्स है, इंसाफ की फराहमी का इंडेक्स भी अगर बुलंद हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मेन जुज़्व आपके मुताबिक दो हैं, एक तो मिलिट्री माइट यानी दिफाई आपकी कुव्वत, और दूसरी माशी कुव्वत। दिफाई तो हमने अपनी दिखा दी, सलाहियत दिखा दी। अब मईशत के मैदान में हम किस तरह से अपने आप को आगे लेकर चलते हैं और दुनिया को वहाँ पर भी दिखाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो दिन भी दूर नहीं आएंगे जब हम उसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और क्या सुनहरी साल रहा पाकिस्तान का। हमारे तज्जियाकारों की आपने सिफारती मैदान में जो काविशें हैं उसकी बात सुनी, तजावीज़ भी आगे के लिए सुनी। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं इसी नोट के ऊपर और फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आज आप लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग सवालात भेजे, तज्जियाकारों से जवाब जानते हैं। मज़ीद साहब से करते हैं पहला सवाल। मज़ीद साहब, कुछ देर पहले अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के, उससे मुतल्लिक बयान दिया है और वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात का मामला तय नहीं पाता तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। सवाल ये हो रहा है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमन बरकरार रखना या ताकत का तासुर कायम रखना? मेरा आपसे ये सवाल है सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान दुरुस्त है? देखिए, ऐसा बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ ये कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान नहीं हुआ, अभी कोई जंग नहीं हुई। अब क्योंकि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो उसकी बहुत अहमियत होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। ये इस तरह का स्टेटमेंट ख्वाजा साहब पहले भी देते रहे हैं। कोई इस तरह की एग्रेशन, इस तरह का एग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद क्या मुज़ाकरात होंगे? यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं? क्योंकि ये अगर मगर की बातें हम जैसे लोग कर सकते हैं, कोई जनरली बात हो सकती है, लेकिन वो मिनिस्टर जो मुज़ाकरात का ख़ुद हिस्सा रहे हैं, ख़ुद हिस्सा हैं अभी भी उन चीज़ों को, उनकी तरफ से ये चीज़ आना, ये मेरा ख़्याल है कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये ख़तरनाक मैसेज जाता है कि आप जंगी तौर पे हमेशा तैयार रहें, जंग के लिए हमेशा तैयार रहें। वो अपनी एक अलग चीज़ होती है। ज़ाहिर है आपको वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों से ख़तरात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उम्मीद से जो है, उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ते हाथ से। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चीज़ें उस नहज तक ना जाएँ, जंग तक ना जाएँ। इसलिए इस तरह का बयान जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ख़ास तौर पे अगर वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर ख़ारजा से आए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। भट्टी साहब से करते हैं अगला सवाल। अब आपसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतालिक पूछा जा रहा है। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बानी की पॉलिसी के साथ ही चलेगी, मुताबिक चलेगी, आवाम के पास जा रहा हूँ। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा है कि सुहेल अफरीदी जिस मकसद के लिए आए हैं न तो वो पूरा होगा, बल्कि PTI को भी साथ लेकर ही डूबेंगे। सवाल ये हो रहा है, क्या ये सियासी खुद एतमादी दुरुस्त साबित हो सकती है PTI की? पहली बात तो ये कि तलाल भाई, बराए मेहरबानी ज़रा हौसला, ज़रा धीरज, ज़रा तहम्मुल, ज़रा बर्दाश्त। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब जो इमरान खान साहब कहते हैं आपको वो सूबे को चलाएं जिस तरह वो कहते हैं, और आप आवाम के पास ज़रूर जाएं क्योंकि आपको आवाम ने मुंतखब किया है, आपने अमन जरगा भी किया है, बहुत अच्छी बात है, कर लें।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको वफाक के साथ चलना पड़ेगा। वो हैं पाकिस्तान की चीज़ें, और वो है वफाक का मैंडेट। वो है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या होना है, ये वफाक ने तय करना है। हाँ, आपको लूप में रखना चाहिए, आपको उन्हें इस सारे प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, और दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला करना है, किस तरफ जाना है, ये भी वफाक का मैंडेट है, और ये रियासत और हुकूमत मिलकर करेगी। तो लिहाजा कुछ चीज़ों को आप मिक्स ना करें। माना कि आप मुलाकात आपकी नहीं हो पाई, माना कि आपकी अभी काबीना नहीं बन पाई, लेकिन आप वफाक से इलेहदा नहीं चल सकते। और इस वक्त ये जो घड़ी है इस मुल्क पर, और इस वक्त जो बड़ी क्रिटिकल घड़ी है, बड़ी नाजुक घड़ी है, और जिसमें हमारे आने वाली नस्लों का फ़ैसला होना है, और इस दहशतगर्दी का फ़ैसला होना है, दहशतगर्दों का फ़ैसला होना है, हमारे और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात कैसे होंगे उनका फ़ैसला होना है। उसमें आपको वफाक के साथ चलना होगा, और वफाक के साथ चलने में ही आपकी भी बेहतरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है। तो लिहाजा बहुत सारे मामलात में आप हो सकता है ठीक हों, लेकिन चंद ऐसे मामलात हैं जिनमें आपको अब कोई बात नहीं, बड़ा दिल करें, आप शहबाज शरीफ साहब से मिलें आकर, और उन्हें इन चीज़ों पर यकीन दिलाएं और कहें कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हमारे पास ये इसका ऑप्शन है, ये हल है, और आप हमारे साथ इस पे बैठें। तो बैठें। हम नेशनल एक्शन प्लान पर बैठे थे और मुत्तहद हुए थे, हम सानिया APS पर बैठे थे और मुत्तफिक हुए थे। एक बार फिर हमें मुत्तहद और मुत्तफिक होकर आगे बढ़ना है। तो कुछ थोड़ी सी एक रेड लाइन होती है, जो मुल्क की रेड लाइन होती है, वो आपको भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और वफाक को भी इस सूबे को साथ मिलाकर चलना चाहिए। सर, जो आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं सुन रही थी तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि पार्टी के जो सूबाई ओहदेदार हैं, वो ये कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद आने की तैयारियां कर रहे हैं, और बड़ी बल्कि कोई तारीख भी दे रहे थे शायद अगले महीने की। तो इस सिलसिले में क्या है, क्या वाकई में सीरियस बयान है या फिर एक सियासी शोशा छोड़ा है? नहीं, अभी तक मैडम शेख ये एक सियासी बयान है। अभी तक इस हवाले से कुछ भी तय नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ज़ाहिर है वो एक जिस माहौल में बात कर रहे हैं उस माहौल में हो सकता है उन्होंने एक बात कर दी हो, वरना ना अभी कोई उनको आने देगा, ना उन्होंने आना है, और ना ये हालात हैं आने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सवाल हो रहा है पंजाब पुलिस से मुतल्लिक। पंजाब पुलिस और CCD की हिदायत आई हैं कि 15 दिन में गैर कानूनी असलहा जमा करवाएं या फिर सख्त कार्रवाई का सामना करें। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। सर, क्या ये मौक़िफ़ पुलिस का अमन की बहाली के लिए दुरुस्त और ज़रूरी है? ये डायरेक्शन ठीक है? मैं समझता हूँ जी कि अगर हम मुझे हैरत होती है कि गैर कानूनी असला की टर्म हमें इस्तेमाल करना पड़ती है। हमारे पास क्योंकि सरकारी तौर पे तो कोई फिगर नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ NGOs का डाटा है वो बताता है कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़्यादा गैर कानूनी असला है, और जिसका कोई लाइसेंस नहीं है किसी के पास। और जो नेशनल पुलिस ब्यूरो के हमारे अफसरान हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अक्सर जराइम में गैर कानूनी असला ही इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने समाज में अमन व अमान को लाना है, समाज को बिगाड़ से बचाना है, तो बजाय इसके कि असले के इस्तेमाल के बाद कार्रवाई की जाए, सबसे पहले तो समाज को असले से पाक करना चाहिए। पहले स्टेप के तौर पे गैर कानूनी असला, और दूसरे मरहले में लाइसेंसी असले को भी डिस्करेज करना चाहिए, जो कि बिल आखिर किसी ना किसी बिगाड़ का सबब बनता है। हमें याद है कि सरकारी सतह पे जब लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो वो इस तरह बांटे जाते हैं लाइसेंस। मुझे याद है कि साल 2014 में क्योंकि डिवॉल्व होने के बाद इख्तियारात 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे भी लाइसेंस जारी करते हैं, तो सिर्फ 2014 में KP में 80,000 लाइसेंस जारी किए गए थे, सिर्फ एक साल के अंदर। ये वजारत दाखिला की कमेटी में ये फिगर हमें दिया गया था। इसी तरह बाकी सूबों में भी धड़ाधड़
धड़ाधड़ असले के जो हैं वो लाइसेंस जारी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गैर कानूनी असले के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वही पाकिस्तान को इंतशार से बचाने की, दाखिली इंतशार से बचाने की सबसे बड़ी कड़ी होगी। और उसके बाद हमें आर्म फ्री सोसाइटी के लिए लाइसेंसी असले को भी डिस्करेज करना होगा और इसके लिए एक बयानिया बनाना होगा, और हमें जो खिलौना हथियार होते हैं बच्चों के उनको भी डिस्करेज करना होगा, ताकि ये जो वेपन का कल्चर है, ये वेपनाइजेशन जो है समाज की, इसको ख़त्म किया जाए और पहले मरहले में इसमें गैर कानूनी से शुरू होकर हम इसे कानूनी। सर ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये एक डिबेट है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपको पता है अमेरिका में भी ये डिबेट हो रही है। तो इसके ऊपर हक में और मुखालफत में दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मुझे इससे बढ़कर एक चीज़ बताइएगा, ये जो लाइन है जिसमें कह रहे हैं कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं, सर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये कहना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों का दुरुस्त है, नहीं है? देखें, वैसे मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ऐसी कोई भी कानून की अमलदारी जिसमें लोगों को धमकाया जाए, मैं उसको कोई अच्छी पुलिसिंग नहीं मानता। हमेशा पुलिस से ताउन की दरख्वास्त की जाती है, लेकिन ज़ाती दुश्मनियों को जो लोग ज़ाती तौर पर सेटल करते हैं, अपने हौसले से जाके लोगों को कत्ल करते हैं, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की मैं हमायत करता हूँ। और कानून में हाथ लेने वाले तमाम लोगों को डिस्करेज करना चाहिए पुलिस को। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी ज़ुबान के अलावा वो ज़ुबान नहीं जानते। अब जब CCD ने कहा है कि गैर कानूनी असला जमा कराएं और दुश्मनदारों को हम आपको कानून के दायरे में आप उनसे बदला लें, आप उनके ऊपर मुकदमात करें, अगर आप खुद बदला लेंगे तो फिर हम आपको भी उसी नज़र से देखेंगे। तो यकीनन जिस तरह पहले पंजाब में क्राइम नोज डाउन हुआ है, मैं समझता हूं कि ज़ाती दुश्मनियों वाले लोग जो हैं वो भी अब कुछ रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे और पंजाब के अंदर जो दुश्मनियों में कत्ल होते हैं उसमें वाज़ेह कमी आएगी। अच्छा आसिफ साहब, कल ये एक फिगर भी शेयर किया गया CCD की जानिब से ही, बल्कि कि 70% जराइम कम हुए हैं। ये क्या आज़ाद ज़राए से तस्दीक होती है इसकी? ये तो देखें, ईयर एंड पे जो क्राइम जो है वो जब सारा आएगा तो होगा, लेकिन सिर्फ साल 2023 में 3,65,000 मुकदमात पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम का फिगर था। और अभी तक जो हमारी ऑफिशियल्स के साथ बात होती है वो ये बताते हैं कि क्राइम जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली नोज डाउन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम ये 60% से ज़्यादा का फिगर, बिल्कुल ये मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बट उसमें लॉ इन्फोर्समेंट की, सर उसमें लॉ इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी है या फिर जो दीगर फैक्टर्स होते हैं सब्सिडी, जैसे कई दफ़ा होता है कि अभी पिछले दिनों रिपोर्ट भी सामने आई थी, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं पुलिस की जानिब से ही। फिर ये भी आ रहा था कि केसेस जो हैं वो जल्दी बंद करने के चक्रों में सही तरह इंसाफ नहीं हो पाता, और बहुत से सब्सिडी फैक्टर्स। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखें, ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम तो कभी भी मावराए अदालत कत्ल या मावराए अदालत इक़दामात की हमायत नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस में फेल हो चुका है। क्रिमिनल्स जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं ज़मानतें लेके, और दूसरे आगे वापस आके मज़ीद कत्ल करते हैं, मज़ीद जराइम करते हैं। आम आदमी इसलिए पजीराई दे रहा है इन मावराए अदालत इक़दामात को कि वो ये देख रहे हैं कि जितने क्रिमिनल्स थे कम अज़ कम उनके साथ जो है वो मावराए अदालत ही सही, लेकिन उनको जो है वो एलिमिनेट किया जा रहा है। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन सर मैं इसके ऊपर अपना एक पर्सनल कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर कानून का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पूरे सिस्टम का क्या फ़ायदा हुआ अगर हर किसी ने, जिसके हाथ में पिस्तौल है, उसने डिसाइड करना है किसने जुर्म किया है, किसने नहीं किया, किसको सज़ा मिलनी है, किसको नहीं। सो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। आई विल वाइंड अप ऑन दिस। थैंक यू सो मच आसिफ बशीर चौधरी साहब। ज़रा हमारी गुफ्तगू आगे भी निकल गई। वापस आते हैं, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सवाल ये हो रहा है क्या मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका के दरमियान सालिसी या तामीरी किरदार अदा करना हकीकत पसंदाना हदफ है? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है अभी? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, आज इत्तेफाक देखिए कि अक्टूबर 2025 में हम बैठे हुए हैं और आज से ठीक 55 साल पहले अक्टूबर 1971 में अमरीकी 1970 में अमरीकी सदर निक्सन ने पाकिस्तान के उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, सदर थे, जनरल याहिया खान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी और चाइना की फ्रेंडशिप करवाएं। तो आज टेक्निकली ठीक 55 साल बाद वही सवाल दोबारा घूम के आया है।
अक्टूबर का ही महीना है। और फिर हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के आप यू कह लीजिए कि गॉडफादर समझ किए जाते हैं आज भी। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी वफात हुई, तो उनको सीक्रेट विजिट पे इस्लामाबाद बुलाया। फिर उनका सीक्रेट विजिट पाकिस्तानी प्लेन के ऊपर उनको हमने चीन भेजा, चीन के दारुल-हुकूमत भेजा। और फिर इस मुसालत के नतीजे में 1972 में रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के उस वक्त के सदर, उन्होंने दौरा किया था चीन का, और उसमें भी सोवियत यूनियन का एक बड़ा रोल था। सोवियत यूनियन में खुरुश्चेव थे जिनके चीन के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे उस सारे मंजरनामे में, जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया था चीन को और अमेरिका को करीब लाने में। तो जो सफीर साहब ने हमारे बात की है, पहली बात तो ये कि हमारे सफीर साहब जो अमेरिका में बड़े मुश्किल में काम कर रहे हैं, लेकिन उस मुश्किल के बावजूद भी हमारा जो अमेरिका का पाकिस्तानी सफारतखाना है, उनके सफीर और उनकी टीम, उन्होंने बड़ा मौसर काम किया। और हमने देखा है उनकी परफॉर्मेंस को कि उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान प्लग्ड नहीं था, राब्ते नहीं थे, उनके दौर में हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर। एजाज साहब, सर ये बताएं, अगले हफ्ते होने वाली है मुलाकात चाइनीज़ सदर और अमरीकी सदर की। आपको पता है कोरिया में एक इजलास के सिलसिले में, क्या आप समझ रहे हैं ये इस वक्त बात करना उससे कहीं ना कहीं मेल खाता है और वहाँ पर कुछ बर्फ़ पिघल सकती है? आई नो टैरिफ्स के मामले पे तो इस वक्त बड़ी चल रही है कशीदगी, लेकिन दोनों सरबराहान का 1-on-1 मुलाकात होना पाकिस्तान की कुछ बनती है इसमें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अलीना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े जैसे रवायती सदर नहीं है अमेरिका के, वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को देखते हैं। और हमने देखा कि वो उन्होंने पुतिन से भी बात की, मुलाकात की, फोन पे भी बात करते हैं, और शी जिनपिंग से भी बात कर चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल में बर्फ काफी हद तक पिघली हुई है। नहीं, उस पाकिस्तान की इसमें रेलेवेंस पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है इस मौके के ऊपर पाकिस्तान कोई ना कोई किरदार अदा कर सकता है? जी, पाकिस्तान तो देखिए ऑलरेडी किरदार अदा कर रहा है ना, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, लेकिन बराह रास्त राब्ते भी हैं वहाँ। क्या किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान? जी पाकिस्तान तो देखिए डिप्लोमेटिकली जोड़ रहा है ना, पाकिस्तान ईरान के साथ भी जोड़ रहा है अमेरिका को, और चाइना के साथ क्या जोड़ा है सर डिप्लोमेटिकली? देखिए, अमेरिका के सदर के साथ जो बातचीत हुई, वहां पर अमेरिका के सदर ने खुद कहा कि हम ईरान के ऊपर बात करते रहे, और फिर हमारा जो वफद था वो सीधा पाकिस्तान नहीं आया था, वो ईरान गया था। चीन सर, चीन। जी, मैं वो चीन कह रहा हूँ कि चीन और ईरान दोनों चीजें हैं। अच्छा, तो वो इस हवाले से ओके, तो पूरी तरह आप खोल नहीं रहे अपनी मुट्ठी एजाज सैयद साहब, भटिंडे ही खोल रहे हैं, बट वी अंडरस्टैंड जी। अब तज्जियाकारों की आपने राय जानी, आई होप आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के हमें अपने सवाल लिखते रहें, हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी इजाज़त दें, हैव अ गुड वीकेंड।